जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज हम व्यापम और पीएससी द्वारा है ना, पीएससी और व्यापम द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो आए हैं। इसका क्रम भले ही आगे पीछे हो सकता है, पर ये वही क्रम है जो पिछले सालों में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम इसका देखने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयत्न के आधार, देखिए पहले तो आप ये देखिए कि प्रयत्न के आधार पे है ना, प्रयत्न के आधार पे आपके दो प्रकार होता है। एक होता है आपका अभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्यांतर। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पे आपका होता है दो प्रकार का, अभ्यंतर और बाह्यांतर। ठीक है, तो ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर अभ्यंतर और बाह्यांतर। ठीक है, अगर अभ्यंतर बोलेगा तब उसमें चार हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। तब संयुक्त देखिए, ए, पता कैसे चलेगा कि एक संयुक्त नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ए किससे मिल के बना है, तो अ प्लस ई बन के आपका ए बना है, सॉरी अ प्लस ए बन के है ना, अ प्लस ए बन के आपका ए बना है। ओ किससे बना है, तो अ प्लस औ बना है, तो आ प्लस ओ से औ बना है। ठीक है, अब ड किसी से नहीं बना है, और ज्य किससे बना है, तो ज्य प्लस य से। तो इस प्रकार ये आपका संयुक्त है, ये संयुक्त है और ये संयुक्त है। इसमें बोला गया है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निषेध किन ध्वनि से मिलकर बना है। निषेध जो है इसको आप ध्यान से समझिएगा है ना, ये आपके संधि में बहुत कम आएगा। मुख्यतः संधि आपका यहीं से बनेगा। निषेध, तो ये वैसे संधि का टॉपिक था, फिर भी आपको बता देता हूँ। न, देखिए जोड़ के आते हैं न के बाद ई है, तो ये छोटा ई का मात्रा। ठीक है, श आधा है, सॉरी श आधा नहीं है, हाँ श आधा है और इसमें ए की मात्रा है, तो ये हो जाएगा शे। ये ध आधा है और इसको मिला के करेगा आ, तो ये हो जाएगा निषेध। तो हमारा आंसर यही है। इसको ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि हम आने वाले संधि के जो पढ़ने वाले संधि विच्छेद या संधि, उसमें हम इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोगवाह का उदाहरण क्या चीज़ है। आपको मैंने क्लास में चिल्ला के बताया है कि आयोगवाह क्या होता है। आयोगवाह है आपके अम और आह को हम आयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुनासिक मतलब पंचमाक्षर ध्वनि। अनुनासिक मतलब देखिए आपके अंगा हो गए, या हो गया, ना है, माँ है। ठीक है, और एक और क्या बच जाए, ये वाला ना। ठीक, तो ये आपकी अनुनासिक ध्वनि है। इनका होता है मुख एवं नासिक से, मुख एवं नासिक से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ख कौन सा व्यंजन है। अब ख देखिए, क ख ग, तो पहला क कौन सा है, क वर्ग है, तो क वर्ग है तो वो कंठ है, क एक कंठ वर्ग है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, प किस प्रकार का व्यंजन है। बताइए प कौन सा है, पार्श्विक है क्या, नहीं। आपका र लुंठित है, ल पार्श्विक है, और ला पार्श्विक है। और जो नासिक के मतलब 5 व्यंजन आते हैं, अंगा, या न, म और ये वाला ना आता है। ठीक है, नासिक में तो कौन सा हुआ, तो बचा अपना स्पर्श। तो प स्पर्श है, और स्पर्श कैसे मान लेंगे, जो 25 वर्ण पढ़ाया था ना, मैं 25 वर्ण पढ़ाया था स्पर्श वाला, ये उसी में है। तो ये प आपका 25 वर्ण में से कोई एक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। बताइए इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताइए। त्र, फ, ज, ण। तो आपका त्र संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलके बनता है, आपका त प्लस र से। तो ये आपका त्र आप जो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, त प्लस र से बनता है त्र। उसके बाद है प का 5वें वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। प का 5वां कौन सा है, प फ ब भ म, तो नाक हो रहा है, ये म नाक से होता है, तो नासिक के वाला। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, यहाँ दिया गया है आपको 33 दिया गया है, 35 है, 34 है, 32 है। लेकिन
यदि ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारा मुख्य व्यंजन होता है वो 33 होता है। यदि इसमें इसी में अगर 39 दिया होता तो हमको 39 भी मार सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है? अनुनासिक मतलब जो पांचवें अक्षर का नहीं है। तो डा अंगा पांचवें में आता है, जो आपका अंगा है ये पांचवें में आता है, ना पांचवें में आता है, माँ आता है, प आपका नहीं आता। अभी हमने देखे थे ना, अंगा, या, माँ, णा और ये ना, तो ये सब पांचवें अक्षर में आते हैं। प आपका नहीं आता, तब प अनुनासिक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्पर्श व्यंजन वाला समूह है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या चीज़ है? कचट तप आपका है स्पर्श व्यंजन, यर अलावा तो अंतस्थ है, ई का टच, ई तो आपके स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। ये आपका एक यहाँ पे एक व्यंजन आ गया, और सॉरी स्वर आ गया, और अभी एक स्वर है, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं कहलाएगा। कचट तप आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, अ किस प्रकार का स्वर है? तो अ आपका मध्य स्वर है ना। ऐसे जब हमने जिह्वा बनाया था, बीच में अ लिखा था, तो ई ए। ठीक है, ये आपके पश्च स्वर थे, और अग्र स्वर में आपका आ जाएगा अग्र, ये अग्र थे, सॉरी ये ए आपका अग्र है, और पश्च में आ गया, बाकी जो शेष बच गया वो। ठीक, कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? कंठ तालव्य, कंठ और ताल से कौन सा होता है? कंठ और ताल से, तो कंठ और ताल से केटीएम में जल्दी बताइए, कंठ और ताल में कौन सा है? कंठ और ताल में आपका है ए। कैसे बता देते हैं, ए कैसे बनता है? आ प्लस ई से बनता है। अब ये आपका कंठ, ये अ जो है वो कंठ है, और ई जो है तालव्य है, तो ये हुआ ना ए कंठ तालव्य। ठीक है, फिर से देखिए ए का निर्माण कैसे होता है? तो ए का आपका जो निर्माण है वो होता है अ प्लस ई से। अब अ आपका कंठ है और ई आपका टी है, तो हो गया ना कंठ तालव्य, ये ए आ गया। ठीक है, ये कंठ तालव्य व्यंजन है। मौखिक स्वर कौन सा है? तो जो छोटा स्वर है वही मौखिक कहलाएगा। तो जैसे छोटा स्वर कौन सा है? आ ई, इसको मौखिक मान लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वर की परिभाषा बताइए। तो व्यंजन एवं स्वर का मेल, गलत, ये गलत हो गया। हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है, आबाद गति से। ठीक है, ये सही है। व्यंजन की आवश्यकता होती है, गलत। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है, ये भी सही है। तो इसमें 2 पॉइंट सही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक ही व्यंजन को दो बार लगातार अगर लिखा जाता है, एक पहले बार जो आएगा वो एक अधूरा रहेगा, दूसरा पूर्ण रहेगा, तो क्या कहलाएगा? किसी एक ही व्यंजन को 2 बार लगातार लिखा जाता है ना, लेकिन पहले बार जो लिखा जाएगा वो आधा रहेगा, दूसरे बार का पूर्ण रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे हमने यहाँ लिख दिया बच्चा, ये बच्चा लिख दिया, तो एक ही व्यंजन है, एक बार आधा लिखा, एक बार पूरा लिख दिया, तो इसको बोलते हैं हम द्वित व्यंजन। पहले क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ मैं, इसको बोलेंगे द्वित व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष, ऊष्म तथा महाप्राण है? चलिए अब इसको पहचानते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, अघोष, उष्ण और महाप्राण। पहले तो देख लेते हैं अघोष कौन सा है। सामने के 2 वर्ड रहते हैं वो अघोष रहते हैं। ठीक है, प फ ब, नहीं ये नहीं है। श श द म ह, महाप्राण। इससे बताइए इसमें महाप्राण और प्राण और महाप्राण कौन सा होगा, या अघोष और उष्म कौन सा होगा? तो पहले इसमें देख लीजिए उष्म कौन सा है? तो उष्म आपका इसमें एक ही है, श, बाकी कोई उष्म नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको एलिमिनेट करना है, बाकी आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट स्वर है लघु स्वर कौन सा है? लघु बताइए, आ दीर्घ स्वर है, ए संयुक्त स्वर है, ई दीर्घ है, तो आपका री जो है आपके लघु स्वर है। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। कौन सा है? अ, ई, ओ और री। सॉरी ये छोटा री है ना, ये छोटा री है, छोटा ई है। ठीक है, तो स्वर की संख्या 4 है। स्वर आधारित वर्ण को क्या कहते हैं? स्वाश्रित, जो अपने ऊपर आश्रित है, तो वो स्वर अपने ऊपर आश्रित है। बाकी उसमें व्यंजन, ये जितने भी व्यंजन है वो तो स्वर के ऊपर आश्रित रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं,
अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए अब अभ्यंतर आ गया। अभ्यंतर में 4 होते हैं, ये 4 वृत्त, संवृत्त, वृत्त और असंवृत्त, इस प्रकार होते हैं। तो ये अभ्यंतर कुल 4 प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण के ध्वनियों में संबंध है हवा की कमी बेसी से, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण में संबंध क्या है? तो ये हवा के ऊंची बेसी कमी ज़्यादा से ये उससे संबंध है। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? बताइए, विसर्ग किस सर्ग से संबंधित है? विसर्ग आपके कंठ से, विसर्ग कंठ से संबंधित है। विसर्ग बोल के देखिए कंठ से ही निकलेगा। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कौवे के आधार पे तो ये 2 प्रकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ स्वर, अघोष ध्वनि है? चलिए, पहले में बोला है मूल स्वर, तो इसमें सबसे मूल कौन सा है? तो मूल ये भी है ना, मूल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी मूल हैं, ठीक है। अब कंठ स्वर कौन सा है? तो कंठ में आपका अ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपका घोष भी है, ठीक है, यही आपका घोष भी है, अघोष भी है, ठीक है। घोष, ठीक। कंठ स्वर अ ई उ, ठीक है। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? उच्चारण के स्थान में लगने वाला समय या वर्णों का क्रम? उच्चारण में लगने वाला समय या फिर वर्णों का क्रम। वर्तस्थ ध्वनि कौन सी है? तो वर्तस्थ ध्वनि है आपका न, ल, स, ज। एक क्वेश्चन में आता है वर्तस्थ ध्वनि, न, ल, स, ज आपका वर्तस्थ ध्वनि है, ठीक है। अगला है, जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, है ना, भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको हम भाषा कहते हैं। अवरोधी व्यंजन में कौन सा आ सकते हैं? अवरोधी, हवा की गति से बाहर निकल जाती है, हवा मंद गति से निकलती है, हवा रुक जाती है, सभी। हवा तीव्र गति से बाहर निकल जाती है, गलत है, नहीं निकलता तीव्र गति से। हवा मंद गति से निकल रही है, ये सही होगा। निम्नलिखित में से वृत्त स्वर है। वृत्त स्वर का मतलब जिसमें होंठ आपका गोल हो जाता है बोलते समय, तो आ, उ, ए, ई, तो ऊ में ही आपका होंठ गोल हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में एक मात्रिक होता है, द्विमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक होता है, चतुर्थ मात्रिक होता है। तो प्लुत स्वर में द्विमात्रिक होता है। किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम वर्तनी की क्लास देखेंगे हिंदी में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।